पूरी तरह से शांत था। फांदेबियो, तुम्हारी मुसीबतें तो अभी बस शुरू हुई हैं। मेरी रसोई के ओपन किचन के दूसरे दिन मेरे रेस्टोरेंट के सामने एक लंबी कतार लग गई। चियोलिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरवाजे पर था और दोपहर तक उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भीड़ से रास्ता बनाया। वह मेरे पुराने रेस्टोरेंट के बगल वाले नाई मित्रमा थे। वह भी फांदेब्यो के किराएदारों में से एक थे। बॉस भी मित्रमा, क्या बात है? मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। मुझे धन्यवाद किस लिए? हमारा बदला लेने के लिए धन्यवाद। वह फांदेबियाओ सचमुच एक बकवास इंसान है। वह मेरा किराया भी 2000 से बढ़ाकर 4500 करना चाहता था। आप ही बताइए कि मेरा छोटा सा हेयर सैलून इतना पैसा कैसे कमा सकता है? मुझे उससे घंटों बहस करनी पड़ी, तब जाकर वह माना और मुझे 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया। पिछले कुछ दिनों से मैं इतना चिंतित था कि रात में सो भी नहीं पा रहा था। 3 महीने मैं तुरंत समझ गया। फांदेबियो मुझे एक उदाहरण बनाना चाहता था। बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मारना। अगर मैं मान जाता तो बाकी किराएदारों के पास खुद को लुटवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। बिल्कुल सही, और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। हार्डवेयर की दुकान वाले बूढ़े ली और मिनी मार्केट वाले भाई जिया भी हैं। उसने उन सभी को चेतावनी दी थी। हम सब छोटे व्यापारी हैं और उसने जो किया उसके बाद हमारा गुजारा करना लगभग असंभव हो गया था। लेकिन अब चीज़ें बेहतर हैं। जब से आपने यह सब किया है, वह पूरी सड़क पर अलग हाइफन थलग पड़ गया है। पिछले 2 दिनों से उसने किराए में बढ़ोतरी के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की है। अगर वह अपनी अनुचित मांगों को फिर से दोहराता है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सब एक साथ मिले और मध्यस्थता के लिए पड़ोस की समिति या स्थानीय प्रशासन के पास जाएं। वह सबसे ज्यादा इसी बात से डरता है कि मामला बड़ा ना हो जाए। समझ गए? बॉसवी, आप वास्तव में हमारे स्तंभ हैं। भविष्य में मैं आपके बाल काटने पर 50 की छूट दूंगा। मेथरमा के जाने के बाद मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। शुरुआत में मेरा पलटवार केवल खुद को बचाने के लिए था, लेकिन अब इस मामले ने एक गहरा अर्थ ले लिया था। अब मैं इस बोझ को अकेले नहीं उठा रहा था। दोपहर में मैंने सड़क के उस पार अपनी पुरानी जगह को देखने के लिए कुछ समय निकाला। लोहे का शटर मजबूती से बंद था। दरवाजे पर किसी ने लाल स्प्रे पेंट से 3 बड़े शब्द लिख दिए थे। काला दिल। यह टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ था, लेकिन साफ था कि लिखने वाला बहुत गुस्से में था। बगल में उसने एक कछुआ भी बनाया था। मैं सोच रहा हूँ कि इस दृश्य को देखकर फांदेबियो का चेहरा कैसा हुआ होगा। आने वाले दिनों में फांदेबियो की वह जगह एक मजाक बनकर रह गई। जाहिर तौर पर उसने किराया घटाकर 3500 कर दिया, लेकिन फिर भी कोई पूछताछ करने नहीं आ रहा था। एक ऐसे मकान मालिक के लिए जो केवल अपने किराए पर जीता है। जब उसकी संपत्ति किराए पर नहीं उठती और साख बर्बाद हो जाती है, तो वह अपनी आय का एकमात्र स्रोत खो देता है। मुझे लगा था कि वह इसके बाद शांत हो जाएगा, लेकिन मैंने कम आंका था कि कोई इंसान कितना गिर सकता है। उस शाम जब मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, बॉस, गंभीर बात है, मैं कचरा बाहर फेंकने गया था और मैंने गली के कोने पर एफन दे बियो को फोन पर बात करते देखा। मैंने उसे कहते सुना कि वह हमारी शिकायत करना चाहता है। हमारी शिकायत? किस लिए? नहीं, फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करना और स्वच्छता की समस्या। उसने यह भी कहा कि उसके ऊपर ऊंचे संपर्क हैं और वह हमारा रेस्टोरेंट बंद करवा कर रहेगा। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा और वास्तव में कुछ ही दूरी पर एक कोने में फांदेबियाओ खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक भयानक भाव था और वह बड़बड़ाते हुए गालियां दे रहा था। अगले दिन सुबह सुबह ही मुसीबत आ गई। पहली लहर फूड हाइजीन डिपार्टमेंट की थी। 3 वर्दीधारी कर्मचारी अंदर आए। हम मार्केट रेगुलेशन ब्यूरो से हैं। हमें एक नाग से शिकायत मिली है कि आपके प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर जोखिम है। हमें एक औचक निरीक्षण करना होगा। रेस्टोरेंट के ग्राहकों ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और उन्हें उत्सुकता से देखने लगे। आपका स्वागत है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें पूरे स्टाफ के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिखाइए। हमें रसोई और स्टोर रूम का निरीक्षण करना होगा। चियोलिन ने हमारे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निकाले। मैंने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे और फिर रसोई की ओर ले गया। उनका निरीक्षण विशेष रूप से विस्तृत और कड़ा था। वे वास्तव में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक फ्लैशलाइट लेकर चूल्हे के बीच की जगहों और दीवारों के कोनों की जांच कर रहा था। दूसरे ने रेफ्रिजरेटर खोला ताकि थर्मामीटर से कूलिंग और फ्रीजिंग कंपार्टमेंट के तापमान को मापा जा सके। और तीसरा मेरे खरीद ऑर्डर और विभिन्न सामग्रियों की समाप्ति तिथियों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था। लेकिन मेरी रसोई का ओपन किचन इवेंट के लिए अभी अभी बड़ा संवर्धन और सफाई की गई थी, और इसके अलावा मैं इसे हमेशा बहुत साफ रखता था। यह इतनी साफ थी कि उन्हें शिकायत करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं मिला। हमारे निरीक्षण के अनुसार आपकी स्वच्छता की स्थिति पूरी तरह से नियमों के अनुरूप है। हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इसे इसी तरह जारी रखेंगे। धन्यवाद। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। उनके जाने के कुछ ही समय बाद कुछ अन्य लोग अंदर आए। इस बार यह फायर ब्रिगेड के लोग थे। यहाँ का जिम्मेदार कौन है? हमें एक शिकायत मिली है जिसमें कहा गया है कि आपकी आग सुरक्षा सुविधाएं अधूरी हैं और एक आपातकालीन निकास अवरुद्ध है। इस बार ग्राहक सब कुछ समझ गए। यह साफ था कि कोई जानबूझकर परेशान कर रहा था। हाँ, एक ग्रुप अभी गया है और दूसरा पहले ही आ चुका है। यह निश्चित रूप से उस धोखेबाज मकान मालिक की हरकत है। मैं फिर से तेजी से आगे बढ़ा। मैं ही बॉस हूँ। हमें क्या करना होगा? दमकल कर्मियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अग्निशामक यंत्रों की निर्माण तिथि और प्रेशर गेज की जांच की और आपातकालीन निकास द्वारों का निरीक्षण किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी उन्हें अवरुद्ध नहीं कर रहा था। उन्होंने धुएं के डिटेक्टरों के से काम करने की जांच करने के लिए मैन्युअल रूप से उनका परीक्षण भी किया। नतीजा बिल्कुल स्वच्छता निरीक्षण जैसा ही रहा। फायर सेफ्टी कोई मजाक नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। यह पूरी तरह से मानकों के अनुरूप है। मुझे उन्हें धन्यवाद देने का समय भी नहीं मिला था कि प्रवेश द्वार पर कुछ शोर सुनाई दिया। क्षमा करें, क्या यही फैमिली बिस्ट्रो है?
इस बार ये कॉमर्स ब्यूरो के लोग थे। मैंने एक गहरी सांस ली। नमस्ते, मैं ही हूँ। इस बार क्या समस्या है? कॉमर्स ब्यूरो के अधिकारी ने मेरे बिजनेस लाइसेंस की जांच की और यह देखा कि कहीं मैं कोई भ्रामक विज्ञापन तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने उन्हें अपना बिल्कुल नया लाइसेंस सौंप दिया। उस पर पंजीकृत कानूनी प्रतिनिधि मेरा अपना नाम था। फिर उन्होंने मेरे दरवाजे पर चिपकाए गए उस नोटिस की ओर इशारा किया जो रेस्टोरेंट के उद्घाटन की घोषणा कर रहा था। 20% की छूट, और मुझसे पूछा कि क्या मैंने इस प्रमोशन को घोषित किया था। मैंने उन्हें समझाया कि यह एक अल्पकालिक प्रमोशन था जो पूरी तरह से कानून द्वारा अनुमत दायरे में था। उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट का चक्कर लगाया, लेकिन अंत में वे खाली हाथ लौट गए। उन्होंने अपना सामान पैक किया। जाने से पहले टीम लीडर ने मेरी तरफ एक गहरा अर्थ लिए हुए देखा। सुनो नौजवान, बिजनेस करना आसान नहीं है, लेकिन जब तक तुम्हारे सारे कागजात सही हैं और तुम कानूनी दायरे में हो, कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग बिना किसी बात के मुसीबत खड़ी करते हैं और सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद करते हैं। हम इससे निपटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब निरीक्षकों का तीसरा ग्रुप मेरी छोटी सी दुकान से चला गया, बहुत बढ़िया भाई, अब देखते हैं कि वह दुष्ट आगे क्या नया खोजता है। जब आप सही होते हैं तो आपको किसी बात का डर नहीं होता। हम सब आपका समर्थन करते हैं। मैं इतना भावुक हो गया कि मेरी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। मैंने जल्दी से सभी के सामने सिर झुकाया। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। इस पूरी कहानी के बाद न केवल मेरा बिजनेस ठप नहीं हुआ, बल्कि यह और भी अधिक लोकप्रिय हो गया। एक ही सुबह में मुझे 3 अलग-अलग निरीक्षण टीमों का दौरा मिला और हर बार सब कुछ पूरी तरह से त्रुटिहीन था। यह मामला एक विस्फोटक खबर बन गया। मेरा छोटा रेस्टोरेंट अब केवल एक ईमानदार रेस्टोरेंट नहीं रह गया था, बल्कि यह एक मॉडल बिजनेस बन गया था। लोग मजाक में कह रहे थे कि यहाँ खाने से सुरक्षा की ट्रिपल गारंटी मिलती है। यह घर पर खाने से भी ज़्यादा सुरक्षित था। इसलिए उसी दोपहर मैंने एक मानक बैनर बनाने के लिए किसी को पैसे दिए और कुछ पोस्टर छपवाए। पोस्टर पर मैंने बहुत बड़े अक्षरों में लिखा, मार्केट सुपरविजन ब्यूरो, फायर ब्रिगेड और उद्योग एवं वाणिज्य ब्यूरो के नेताओं का उनके निरीक्षण दौरे और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक स्वागत है। सक्षम अधिकारियों के कड़े नियंत्रण के बाद हमारा प्रतिष्ठान खाद्य सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और वैधता के सभी मानकों का पूरी तरह से पालन करता है। नीचे मैंने छोटे अक्षरों में जोड़ा, सरकार द्वारा प्रमाणित विश्वसनीय छोटा रेस्टोरेंट, आप सभी का स्वागत है। मैंने इस पोस्टर को रेस्टोरेंट के दरवाजे पर सबसे दृश्यमान जगह पर चिपका दिया। फिर उस बैनर के साथ जिस पर लिखा था, पूरी निष्पक्षता के साथ कानून का प्रवर्तन, पूरे दिल से जनता के लिए, मैं गाजे बाजे के साथ पड़ोस के कार्यालय गया और सबके सामने छोटे व्यापारियों पर ध्यान देने और उनका समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कार्यालय के अधिकारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। बेशक वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। और पड़ोस के सभी पड़ोसियों के सामने उनके पास बैनर स्वीकार करने और मेरी महान नागरिक चेतना के लिए मुझे बधाई देते हुए मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मुझे एक अनुकरणीय व्यापारी कहा और इस तरह मेरे इस मास्टर स्ट्रोक ने पूरी सड़क का रुख पूरी तरह से बदल दिया। मेरी इस बहादुरी को देखकर हर कोई दंग रह गया और फिर हंस पड़ा। यह फांदे बीओ के लिए अंतिम अपमान था। उसने मुझे मुसीबत में डालने के लिए पैसे दिए थे और अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंत में उसने मुझे एक मुफ्त आधिकारिक प्रमाणन उपहार में दे दिया और खुद ही मेरे विज्ञापन की आग को हवा दे दी। इसके तुरंत बाद मैंने सुना कि फंदे बियाओ को उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो से एक गंभीर चेतावनी मिली थी। उन्हें बताया गया था कि अगर उन्होंने दुर्भावनापूर्ण रूप से परेशान करने और सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद करने के लिए शिकायत करने के अपने अधिकार का दुरुपयोग करने की दोबारा हिम्मत की, तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफन देबी ईओ पूरी सड़क पर मजाक का पात्र बन गया। उसका नाम बिना किसी संकोच के, बिना सिद्धांतों वाला गुंडा और जैसा बोगो वैसा काटोगे जैसे शब्दों से जुड़ गया। यूफेन इसे और सहन नहीं कर पाई। उसने अपना सारा गुस्सा फांदे बियो पर निकाल दिया। कई बार उनकी इमारत के नीचे से गुजरते समय मैं ऊपर तीखी चीखें और चीजें टूटने की आवाजें सुन सकता था। फांदे बियो, तुम किसी काम के नहीं हो। अब मेरी बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं होती। तुमने मुझे पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया है। क्या यह सब तुम्हारी और तुम्हारे बकवास विचारों की वजह से नहीं है? तुमने बाहर जाकर एक बूढ़ी बकबक करने वाली औरत की तरह बकवास करना बंद नहीं किया, और यह रहा नतीजा। किसी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मूर्ख, मैं मूर्ख हूं। अगर तुम इतनी लालची न होती, 5,000 के किराए के लिए क्या हम आज यहाँ होते? फांदे बियाओ बाहर अपनी इज्जत खोने के बाद घर पर भी अपनी रीढ़ झुकाए रहता था। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया, अपने दिन पूरी तरह से नशे में बिताने लगा और दिन ब दिन उसकी नज़र और भी डार्क और डरावनी होती गई। इस बीच मेरे प्रोत्साहन पर मेट्रमा और अन्यों ने अपनी कतारें मजबूत कर ली थीं। वे 5 अन्य व्यापारियों के साथ मिलकर फांदे का सामना करने गए। जाहिर है, फांदे ने चिल्लाते हुए इनकार कर दिया कि वह उन सभी को बाहर निकाल देगा। उनके प्रतिनिधि मेट्रमा ने शांति से एक वॉइस रिकॉर्डर निकाला। फांदे पूरी तरह से दंग रह गया। आखिरकार उसे अपने दांत भींचने पड़े और उन अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने पड़े जिससे वह पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। उस दिन से फांदे ने और भी ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। शाम को जब वह नशे में होता था, वह सड़क के दूसरी तरफ खड़ा हो जाता था और मेरे छोटे से रेस्टोरेंट को लगातार घूरता रहता था। उसकी आंखों में केवल नफरत और कड़वाहट भरी थी। इसीलिए उसी दिन मैंने दुकान में और प्रवेश द्वार पर 4 हाई डेफिनिशन नाइट विजन सुरक्षा कैमरे स्थापित करवाए। कुछ दिनों बाद आधी रात को फांदे दिखाई दिया। उसने एक काला रेनकोट पहना हुआ था और हाथ में लाल पेंट की एक बाल्टी पकड़ी हुई थी। वह सीधे मेरे रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मेरे कांच के दरवाजे और पोस्टरों पर लाल पेंट फेंक दिया।
फिर जैसे कि इतना काफ़ी नहीं था, उसने खाली बाल्टी ली और कांच के दरवाजे पर 2 बार ज़ोर से वार किया, जिससे वह टूट गया। यह सब करने के बाद उसने खाली बाल्टी फेंक दी, उसकी सांसें तेज थीं और फिर वह लड़खड़ाते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह छियाओलिन सबसे पहले रेस्टोरेंट पहुंचा और उसने चिल्लाते हुए मुझे फ़ोन किया, बॉस, जल्दी आओ, कुछ बहुत गंभीर हुआ है। मैं भागकर वहां पहुंचा और मैंने छियाओलिन को सिर से पैर तक गुस्से से कांपते हुए देखा। यह निश्चित रूप से उस कमीने फांदे बियाओ की हरकत है, वह अपनी हदें पार कर रहा है। चलिए पुलिस बुलाते हैं, पहले शांत हो जाओ। तुम जाओ और सब कुछ वापस ठीक करने के लिए एक सफाई दल ढूंढो, कीमत की चिंता मत करो। उद्घाटन से पहले सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले था। बॉस, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? जिंदगी में कभी नहीं। तुम पहले जाकर सफाई कर्मियों को बुलाओ, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद मैं कल रात की सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग निकालने के लिए दुकान में वापस गया। मैंने फुटेज निकाली, पेंट फेंकना, दरवाजा तोड़ना और फिर खूंखार चेहरे के साथ भाग जाना। पूरा दृश्य पूरी स्पष्टता के साथ हाई डेफिनेशन में फिल्माया गया था। विशेष रूप से वह क्षण जब पेंट फेंकने के बाद उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया था। फंदेबियो, मैं बहुत लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। इस बार मैं तुम्हें वापस उठने का कोई मौका नहीं दूंगा। अब इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। यह अंतिम बिंदु है। मैंने सुरक्षा वीडियो के सबसे पुख्ता हिस्से को काटा और उस सटीक क्षण का स्क्रीनशॉट भी लिया जब उसका चेहरा सीधे सामने से दिख रहा था। आखिरकार मैंने कार उठाई और शहर के एक फोटोग्राफर के पास गया। नमस्ते, क्या आप मुझे इस छवि को 24 इंच के फोटो प्रारूप में प्रिंट करके दे सकते हैं? मालिक ने स्क्रीनशॉट पर एक नज़र डाली, एक पल के लिए रुका और फिर कहा, हूँ, लेकिन क्या यह हुमैल सड़क का फंदेबियो नहीं है? हाँ, यह वही है। इसे लेने के लिए आधे घंटे बाद वापस आना। आधे घंटे बाद मैं फ़ोटो लेकर अपने छोटे से रेस्टोरेंट में वापस आया। उस समय सफाई कर्मचारी दरवाजे के सामने से पेंट साफ करने का काम लगभग पूरा कर चुके थे। वे काम खत्म कर रहे थे। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं दृढ़ कदमों के साथ सड़क पार करके एफ की खाली दुकान के सामने गया। फिर मैंने मजबूत गोंद निकाला। मैंने इस विशाल फोटो को लोहे के शटर के केंद्र में सबसे प्रमुख स्थान पर चिपका दिया। फोटो के नीचे मैंने बड़े अक्षरों में एक लाइन जोड़ी, वीडियो तलाश। इस व्यक्ति ने कल रात 2 बजे बजे आईजे छियोगंग रेस्टोरेंट में जानबूझकर तोड़फोड़ की है। जो कोई भी इसके अपराध के पीछे के कारणों या उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, उसे 5,000 युआन का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहां से गुजर रहे कुछ पड़ोसियों ने जब यह देखा तो वे अचरज से चिल्ला पड़े, हे मेरे भगवान, लेकिन क्या यह फांदेबियो नहीं है? क्या यह एक अपराध है? नहीं, हमने सब कुछ देख लिया है। अपने खुद के अपराध की फोटो अपनी ही दुकान के दरवाजे पर चिपकी हुई है। इसमें वास्तव में कोई गौरव नहीं बचा है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आधे घंटे से भी कम समय में फांदेबियो की दुकान के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। हर तरफ से मजाक, तिरस्कार भरी नजरें और गालियों की बौछार होने लगी। ठीक उसी पल मैंने शांति से अपना फोन निकाला और 17 डायल किया। हेलो पुलिस, मैं एक अपराध की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। कल रात किसी ने मेरे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की है। मेरे पास सुरक्षा कैमरों की पूरी रिकॉर्डिंग है। मैंने संदिग्ध की पहचान भी कर ली है। बहुत बढ़िया, मैं आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ। 10 मिनट बाद 2 अधिकारी पहुंचे। मैंने उनमें से एक को पूरी वीडियो वाली यूएसबी ड्राइव सौंप दी। मिस्टर ऑफिसर, यह रहा सबूत। संदिग्ध सड़क के उस पार इमारत की ऊपरी मंजिल पर है। क्या आप आश्वस्त हैं कि वह ऊपर ही है? बिल्कुल आश्वस्त हूँ। तीसरी मंजिल, अपार्टमेंट 302। पड़ोस के सैकड़ों पड़ोसियों की नज़रों के सामने दोनों अधिकारी उस इमारत में दाखिल हुए जहां फांदेबियाओ रहता था। कुछ ही समय बाद पूरी तरह से बिखरे हुए फांदेबियाओ को बाहर लाया गया। जब फांदेबियाओ ने अपनी ही दुकान के दरवाजे पर अपना चेहरा अनगिनत गुना बड़ा करके चिपकाया हुआ देखा तो भीड़ के ठहाकों के बीच उसकी आखिरी मानसिक दीवार भी पूरी तरह से ढह गई। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैं अपने रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर इस दृश्य को ठंडी नज़र से देख रहा था। लगभग 1 महीने तक चली यह लड़ाई आखिरकार अपने अंत को पहुंच गई थी। एक बार जब फांदेबियो को ले जाया गया तो शांति वापस आ गई। पुलिस कार की फ्लैशिंग लाइटें सड़क के कोने पर गायब हो गईं। उत्सुक लोगों की भीड़ भी धीरे धीरे छंट गई, लेकिन हवा में अभी भी एक तरह का उत्साह और फुसफुसाहट तैर रही थी। आने वाले दिनों के लिए फांदेबियाओ उनकी बातचीत का मुख्य विषय बन गया। जहां तक मेरी बात थी, मैंने शांति से च्याओलिन से कहा, ग्राहक जल्द ही आने वाले हैं। सर्विस के लिए तैयार हो जाओ बॉस। क्या हम सचमुच आज दुकान खोल रहे हैं? हम खोल रहे हैं। हम क्यों नहीं खोलेंगे? भले ही आसमान हमारे सिर पर गिर जाए, फिर भी भोजन तो करना ही होगा। हमारा काम लोगों को अच्छा खाना खिलाना है। च्याओलिन ने जोर से सिर हिलाया और तुरंत काम पर लग गया। आधे घंटे बाद वाईजे च्याओगंग रेस्टोरेंट ने अपने तय समय पर अपने दरवाजे खोल दिए, मानो यह सब नाटक कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन हर कोई जानता था कि कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उसी दोपहर मुझे पुलिस स्टेशन से एक फोन आया जिसमें मुझे अपना बयान दर्ज कराने के लिए आने को कहा गया। इसलिए मैंने रेस्टोरेंट च्याओलिन के भरोसे छोड़ दिया और अकेला वहां गया। वहां मैंने किराए की बढ़ोतरी से लेकर झूठी अफवाहों, दुर्भावनापूर्ण शिकायतों और कल रात पेंट फेंकने तथा दरवाजे में तोड़फोड़ करने तक की पूरी कहानी बताई। मैंने हर एक बात का विस्तार से वर्णन किया। फंदेबियाओ ने 5,000 युआन से अधिक की कुल मूल्य की आपकी व्यक्तिगत संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। यह आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा तक पहुंचता है। फंदेबियाओ ने खुद अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। कानून के अनुसार हम उसे अदालत में पेश करने से पहले हिरासत में रखेंगे ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। यह संभव है कि आपको पीड़ित के रूप में अदालत में उपस्थित होना पड़े। मैं समझता हूँ। मैं पूरा सहयोग करूंगा। पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए मैंने ताजी हवा की एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी छाती पर लगा भारी बोझ आखिरकार पूरी तरह से हट गया था।
आधा घंटा बाद मैं रेस्टोरेंट पहुंचा ही था कि बाहर इंतजार कर रहे लोगों का एक समूह तुरंत मेरी ओर बढ़ा। मैंने अपने नाई भाई मैत्रमा को बेहद उत्साहित होकर मेरा हाथ मिलाते देखा। बॉस हुई, हम सभी को सब कुछ पता चल गया है। बहुत बढ़िया काम किया आपने, हम सभी को पूरी सड़क को एक वास्तविक अभिशाप से मुक्त कर दिया। यह सच है, भविष्य में अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो संकोच मत करना, हम आपके साथ खड़े हैं। आप लोग बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, मैंने केवल वही किया जो मुझे करना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हर कोई शांति से काम कर सकता है। आइए अंदर बैठिए, आज का यह भोजन मेरी तरफ से है। मैंने उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर भेजा। पूरा हॉल तुरंत हंसी और खुशी से भर गया। फांदे बियो की गिरफ्तारी के तीसरे दिन उसकी पत्नी यूफन मुझसे मिलने आई। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। उसने बहुत धीमी आवाज में मुझे पुकारा, बॉस वाई। फिर अचानक वह सीधे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। बॉस वाई, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कृपया उदार बने। मेरे पति को छोड़ दीजिए, वह कोई इंसान नहीं है, वह एक कमीना है। उसने गलत काम किया, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं आपके सामने झुकती हूँ। वाई यूफेन, खड़ी हो जाओ। मेरे रेस्टोरेंट में आपका यह व्यवहार मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है। बॉस हुई, उससे बस एक पल की नासमझी हो गई थी। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, इसीलिए उसने यह घटिया हरकत की। अब जब वह वहाँ अंदर है तो वह पछतावे से मर रहा है। अगर आप पुलिस अधिकारी से जाकर कह दें कि आप उसे माफ़ करने के लिए तैयार हैं, अगर आप एक आपसी समझौते पर हस्ताक्षर कर दें तो वह बाहर आ सकता है। हम आपको नुकसान का मुआवजा देंगे, हम सभी नुकसानों की भरपाई करेंगे। 2 गुना? नहीं, 3 गुना। मैं थोड़ा हंसा। पेयूफेन, क्या आपको सचमुच लगता है कि मैंने यह सब पैसे के लिए किया है? मेरे सवाल ने उसे अवाक कर दिया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जब वह रियल एस्टेट एजेंट के साथ मुझे किराया 3500 से बढ़ाकर 8500 करने के लिए मजबूर करने आया था, तो वह केवल पैसे के बारे में सोच रहा था। जब आप यह अफवाहें फैला रही थी कि मैं नालियों का तेल और सड़ी हुई सब्जियां इस्तेमाल करता हूं, तो आप केवल मेरी साख बर्बाद करने के बारे में सोच रही थी। जब उसने दुर्भावना के साथ मेरे खिलाफ शिकायत की थी और यह उम्मीद की थी कि मैं दुकान बंद कर दूंगा, तो उसने मुझे बचने का कोई मौका देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। और अब जब उसने मेरे रेस्टोरेंट पर पेंट फेंक दिया है और मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया है, तो आपकी यह कहने की हिम्मत होती है कि यह सिर्फ एक पल की नासमझी थी। यूफिन का चेहरा और भी सफ़ेद पड़ गया। सवाल यह नहीं है कि मैं उसे माफ़ करता हूँ या नहीं। उसने कानून तोड़ा है, उसे कानून के फैसले और सज़ा को स्वीकार करना होगा, मेरी माफ़ी को नहीं। मेरी माफ़ी की कोई कीमत नहीं है और यह उसे नहीं बचाएगी। उसकी नज़र अचानक जहरीली हो गई। क्या तुम सचमुच उसे बर्बाद करना चाहते हो? यीचन, तुम बहुत क्रूर हो। तुम एक दिन इसकी कीमत चुकाओगे। क्या मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उसके हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। अब कृपया मेरे रेस्टोरेंट से बाहर निकलिए, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। यूफन जमीन से उठी और पूरी तरह से टूटकर वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद एक रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर, जो अक्सर मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे, अपनी मर्जी से मुझसे मिलने आए। बॉस हुई, क्या आप हमारे नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अपना छोटा रेस्टोरेंट खोलने में रुचि रखेंगे? हमने शंगडोंग में एक नया कमर्शियल प्लाजा विकसित किया है जो अगले साल खुलेगा। हमें आपके हुनर और आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। अगर आप सहमत हैं तो हम आपके लिए सबसे अच्छा स्थान और सबसे अनुकूल किराया सुरक्षित रखेंगे। एक नई शाखा खोलना, ई के छोटे रेस्टोरेंट को एक वास्तविक ब्रांड बनाना। मेरे सामने वादों से भरी एक नई दुनिया खुल रही थी। 1 महीने बाद संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के अपराध में फांदेबियाओ को 8 महीने की सख्त जेल की सजा सुनाई गई। उसकी गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद फांदेबियाओ की दुकान और घर को शहर के बाहर के एक निवेशक ने बाजार मूल्य से लगभग 30 कम कीमत पर एक साथ खरीद लिया। उस समय पुरानी दुकान के सामने पहले ही मचान एशफोल्डिंग लगाई जा चुकी थी। कर्मचारी अंदर भारी शोर शराबा करते हुए काम में व्यस्त थे। लोहे का शटर, जो कभी भित्ति चित्रों और पोस्टरों से ढका रहता था, हटा दिया गया था और उसकी जगह एक बिल्कुल नया कांच का मुखौटा लगाया गया था। फानदेबियाओ का दौर हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था और मैं पहले से ही आगे देख रहा था। शेंगडोंग के नए कमर्शियल प्लाजा के प्रोजेक्ट की फाइल मेरे दराज में रखी थी। हाल ही में मैंने तैयारी की प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने का प्रयास करते हुए अपने सिग्नेचर व्यंजनों के नुस्खों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया था। मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में भी दाखिला लिया था। चाओलिन मुझे हर दिन इतना व्यस्त और चिंतित देखकर उत्सुकता से मुझसे पूछा, क्या इस समय बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है? तुम फिर से क्या बना रहे हो? चियोलन, यह रेस्टोरेंट तो बस हमारा शुरुआती बिंदु है। भविष्य में हम इस शहर में दूसरा और फिर तीसरा रेस्टोरेंट खोलेंगे, वी का छोटा रेस्टोरेंट। चियोलन की आंखें उम्मीदों से चमक भविष्य के लिए आशा से भरी हुई। और शंगडोंग का नया कमर्शियल प्लाजा शहर के विकास की भविष्य की दिशा का प्रतिनिधित्व करता था। यह सरकार द्वारा समर्थित एक नया कमर्शियल जोन था। योजनाओं के अनुसार यह स्थान शॉपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट और ऑफिसों को एक साथ लाएगा, जिसका उद्देश्य पूरे शहर की सबसे युवा और सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली आबादी को आकर्षित करना था। प्रोजेक्ट फाइल पर मेरे लिए आरक्षित स्थान पहली मंजिल पर रंगीन आइकन द्वारा दिखाया गया था, जो सीधे प्लाजा के फव्वारे के सामने सड़क पर खुलता था। यह एक प्रीमियम स्थान था, जहां पूरी कमर्शियल सड़क पर लोगों की आवाजाही सबसे ज़्यादा केंद्रित थी। मॉडल पॉइंट नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, पहले 2 साल का किराया मुफ्त, तीसरे साल से 50 पेन की छूट। चेन मैनेजर ने कहा कि वे न केवल मेरे हुनर में रुचि रखते थे, बल्कि सबसे ज़्यादा मेरी साख में और उस दृढ़ता और सूझबूझ में भी जो मैंने इस पूरे मामले के दौरान दिखाई थी। उन्हें मेरे जैसे एक मॉडल व्यापारी की ज़रूरत थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कहानी बाजार में हलचल पैदा कर सके और लोगों को आकर्षित करने में उनकी मदद कर सके। मेरा छोटा रेस्टोरेंट एक तरह से पहले ही एक ब्रांड बन चुका था। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि यह एक अवसर और एक परीक्षा दोनों था। अब तक
मैं पड़ोस के लोगों के बीच मौखिक प्रचार पर निर्भर था। मैं उन संबंधों पर निर्भर था जो मैंने 3 साल में बनाए थे। लेकिन एक बिल्कुल नए कमर्शियल माहौल में अधिक मांग करने वाले ग्राहकों और अधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा के सामने सब कुछ जीरो से शुरू करना था। सबसे बड़ी चुनौती यह जानना था कि ये परिवार के बिस्ट्रो को दोबारा कैसे बनाया जाए। मेरी मुख्य ताकत मैं खुद हूँ। हर एक व्यंजन के लिए आग पर नियंत्रण, हर एक मसाले की मात्रा, यह सब मेरे दिमाग में और मेरे हाथों में है। लेकिन अगर मैं एक नई शाखा खोलना चाहता हूँ, तो मुझे अपने ज्ञान को एक ऐसे सिस्टम में बदलना होगा जिसे सीखा जा सके, जिसे दोहराया जा सके, एक मानकीकृत प्रक्रिया में जिसे पूरी तरह से लागू किया जा सके। इसलिए मैंने प्रत्येक व्यंजन का विवरण देना शुरू किया, सामग्रियों का वजन, कटिंग का आकार, कढ़ाई में डालने का क्रम, पकाने का समय और अंत में डाला जाने वाला सॉस। चमचों की संख्या, मैंने हर चीज़ को मापा, हर एक पॉइंट को नोट किया। कुछ सामग्रियों के लिए सटीक स्केल का उपयोग करना आवश्यक था, एक मापने वाला गिलास, पकाने के समय के लिए एक टाइमर। च्योलिन ने मुझे अचंभित होकर देखा। शेफ, क्या आप केमिस्ट्री का कोई प्रयोग कर रहे हैं? यह एक केमिस्ट्री का प्रयोग है। आज से तुम मेरे पहले छात्र हो। यह रेस्टोरेंट मैं धीरे धीरे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हें मेरे जैसा ही स्वाद प्राप्त करने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग करना सीखना होगा। च्योलिन की आंखों में तुरंत एक चिंगारी जल उठी। उसने कागज की कुछ शीट ली और जोर से सिर हिलाया। लेकिन मानकीकरण ही काफ़ी नहीं है। मुझे हुनर की भी ज़रूरत है। मुझे नए रेस्टोरेंट के लिए एक नए शेफ़ की ज़रूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति जो दुकान को संभाल सके। सिर्फ प्रक्रियाएं ही काफ़ी नहीं होंगी। एक शेफ़ की बुनियादी क्षमताएं और उसकी अंतर्दृष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैंने इस क्षेत्र में नौकरी के विज्ञापनों को देखना शुरू कर दिया। मैंने कुछ सप्लायर से भी संभावित उम्मीदवारों पर नज़र रखने के लिए कहा। वीकेंड पर मैं अकेले ही बस पकड़कर शहर के पूर्वी हिस्से में गया। नया शॉपिंग सेंटर अभी भी बन रहा था। हर तरफ ऊंची क्रेनें और मचान थे। हवा में सीमेंट और गीली मिट्टी की गंध भरी थी। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन साइट के दूसरी तरफ खड़े होकर, उस इमारत को देखते हुए जो पहले से ही आकार ले रही थी, मैंने अपने अंदर एक गर्मी महसूस की। फांदे या मुझे एक बंद गली में धकेलना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों के एक अजीब संयोग से उसने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोल दिया। एक ऐसा दरवाज़ा जो एक बहुत बड़ी दुनिया की ओर ले जाता था। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 15 दिन बाद मैंने शहर के पूर्वी हिस्से के नए शॉपिंग सेंटर के डेवलपर्स के साथ आधिकारिक तौर पर एक लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के दिन मैनेजर चंद व्यक्तिगत रूप से आए और उन्होंने कुछ स्थानीय मीडिया को भी आमंत्रित किया था। शेफाई जनता के कुकिंग गॉड हैं जो सीधे हिनू से आए हैं। उनकी कहानी हमारे समय के छोटे लोगों की संघर्ष की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। इस रिपोर्ट के प्रसारण के बाद मैं एक बार फिर पड़ोस में बातचीत का मुख्य विषय बन गया। शहर के पूर्वी हिस्से में एक शाखा खोलने के लिए आधिकारिक हस्ताक्षर। इस छोटे वी ने सचमुच सफलता पाई है। वह शहर के पूर्वी हिस्से में एक शाखा खोलने जा रहा है। मॉडल और कैसे? नियमित ग्राहकों की शिकायतों के सामने मैंने मुस्कुराते हुए एक हाइफन एक करके उन्हें समझाया। चिंता मत करो प्रिय ग्राहकों, यह पुराना रेस्टोरेंट बंद नहीं होगा। यह हमेशा हुमेल सड़क पर हमारा हेडक्वार्टर रहेगा। मैं चौलिन को प्रशिक्षित करने जा रहा हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्वाद बिल्कुल पहले जैसा ही होगा। चौलिन की बात करें तो उसने हाल के दिनों में अद्भुत प्रगति की है। वह अपना लगभग सारा खाली समय रसोई में बिताता था। टमाटर फ्राई का एक साधारण व्यंजन अंडों के साथ, वह रेसिपी का कड़ाई से पालन करते हुए इसे दर्जनों बार बना सकता था, जब तक कि रंग, बनावट और खट्टा मीठा संतुलन मेरे जैसा न हो जाए। उसे इतनी एकाग्रता से देखकर मुझे कुछ साल पहले का अपना रूप याद आ गया, जब मैंने दुकान खोली थी। मैंने फैसला किया कि जैसे ही नया रेस्टोरेंट पटरी पर आ जाए, मैं उसे इस पुराने रेस्टोरेंट का 30 हिस्सा दे दूंगा। इसी समय मुझे अपना मुख्य शेफ भी मिल गया। एक सप्लायर ने मुझे जुआंग नाम के एक युवक की सिफारिश की। वह 26 साल का है। वह शहर के एक पॉइंट स्टार होटल में सॉस शेफ के रूप में काम करता था और उसके पास बेहतरीन कौशल था। लेकिन क्योंकि वह बहुत सीधा था और इंसानी रिश्तों में बहुत अच्छा नहीं, इसलिए होटल में लगातार उसकी अनदेखी की जाती थी। उसके पास पदोन्नति का कोई मौका नहीं था। मैं उससे मिला और उसे सीधे रसोई में ले गया। मैंने एक व्यंजन तैयार किया और उसे चखने के लिए दिया। फिर मैंने उसे चम्मच थमाई और उससे बिल्कुल वैसा ही बनाने को कहा। उसने मुझे केवल एक बार सिग्नेचर डिश तैयार करते देखा और उसका 70 से 80 हिस्सा समझ गया। दूसरी बार में स्वाद मेरे स्वाद के काफ़ी करीब था। अपने तीसरे प्रयास में उसने प्रस्तुति में थोड़ा सुधार भी किया। व्यंजन को अधिक परिष्कृत और अधिक स्वादिष्ट बनाते हुए तुम अगले महीने से शुरू कर रहे हो। तुम्हारा मूल वेतन उस वेतन से 20 अधिक होगा जो तुम्हें अभी मिल रहा है, और नए रेस्टोरेंट के खुलने के बाद तुम्हें तकनीकी हिस्से पर 5 का बोनस भी मिलेगा। केवल एक ही मांग है, मेरे मानकों का कड़ाई से पालन करो। यह सुनकर जेडवांग मेरे सामने गहराई से झुका और बहुत भावुक होकर कहा, धन्यवाद बड़े भाई, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। टीम का मुख्य हिस्सा अपनी जगह पर था और मानकीकृत प्रक्रियाएं पूरी तरह से तय थीं। उनके चेहरों पर बदलते भावों के साथ चर्चा करते हुए मैं जानता था कि वे चीज़ों के बदलने पर विचार कर रहे थे। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। एक पलक झपकते ही 8 महीने बीत गए। सामने वाला बजट होटल पिछले 2 महीने से खुला है। उनका बिजनेस अविश्वसनीय रूप से फल फूल रहा है। इसके आने से न केवल पूरी सड़क का कमर्शियल स्तर बढ़ गया है, बल्कि इसने मेरे छोटे से रेस्टोरेंट में देश के चारों कोनों से आने वाले अधिक ग्राहकों को भी आकर्षित किया है। मेरे नए शेफ जुआंग हमारी टीम में पूरी तरह से एकीकृत हो चुके हैं। वे न केवल उन प्रक्रियाओं को कड़ाई से लागू करते थे जो मैंने तय की थी, बल्कि होटलों में अपने अनुभव के कारण उन्होंने हमारी रसोई के प्रबंधन को भी अनुकूलित किया, जिससे हमारी दक्षता काफ़ी बढ़ गई। चियाओलिन अब वह शर्मीली लड़की नहीं रह गई थी
जो हर जगह मेरे पीछे चलती थी और मुझे बड़ा भाई बुलाती थी। उसकी नज़र में अब एक वास्तविक मैनेजर का आत्मविश्वास साफ दिखता था। इसी समय शंगदोंग के नए कमर्शियल प्लाजा का निर्माण अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था। इसलिए मेरा नया रेस्टोरेंट सजावट का काम शुरू करने में सक्षम हो गया। मैंने एल जोगवान ब्रांड भी पंजीकृत कराया और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक कैटरिंग कंपनी की स्थापना की। उस दोपहर बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं थे। मैं जुआंग के साथ अगले सीजन के नए मेनू पर चर्चा कर रहा था। तभी मेरी आंख के कोने से मुझे अचानक एक परिचित लेकिन दूर की आकृति दिखाई दी। वह फांदे बियाव था। वह जेल से बाहर आ गया था। जुआंग ने मेरी नज़र का पीछा किया और कहा, शेफी, यह व्यक्ति तो बस पड़ोस का एक पुराना निवासी है। चलिए जारी रखते हैं। मुझे चखने दो। इस क्रिस्पी टोफू के लिए मुझे लगता है कि हम सॉस में चीनी की मात्रा को 2 पॉइंट और कम कर सकते हैं। नए रेस्टोरेंट के उद्घाटन का दिन शंगडोंग कमर्शियल प्लाजा के उद्घाटन के पहले दिन के साथ मेल खाता था। पूरा प्लाजा रंग बिरंगे झंडों से सजा था और माहौल अविश्वसनीय रूप से जीवंत और शोर शराबे से भरा था। मेरा योगवन प्लाजा के सबसे केंद्रीय स्थान पर था। प्रवेश द्वार इस अवसर पर भेजे गए फूलों की टोकरियों से ढका हुआ था। रेस्टोरेंट के दरवाजे से लेकर प्लाजा के बीच तक एक लाल कालीन बिछाया गया था। यह बहुत प्रभावशाली था। मैं उद्घाटन समारोह के मंच पर बिल्कुल सूट बूट में तैयार खड़ा था। जब बोलने की मेरी बारी आई तो मैंने एक गहरी सांस ली और अपना भाषण शुरू किया। नमस्ते सभी को, मैं ई चेन हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन शायद मेरी कुकिंग के लिए नहीं बल्कि अन्य कहानियों के लिए। भीड़ में एक दोस्ताना हंसी दौड़ गई, लेकिन आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मेरे रेस्टोरेंट को एक नए रूप में जानेंगे। योगवन का कोई रहस्य नहीं है, बस दो सिद्धांत हैं, ईमानदारी और स्वाद। हुमेल सड़क की उस छोटी सी दुकान से जिसमें केवल 7 टेबल थे, शैंगडोंग में इस 300 वर्ग मीटर के नए रेस्टोरेंट तक, ये दो सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। सुबह 10:18 बजे उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ। नए रेस्टोरेंट के दरवाजे आधिकारिक तौर पर खुल गए और ग्राहक कतार में अंदर आने लगे। जुआंग अपनी बेदाग साफ शेफ जैकेट में ओपन किचन के केंद्र में खड़े थे। उनके पीछे यूनिफॉर्म पहने 8 अन्य रसोइये अपने अपने पदों पर थे। कटिंग, तैयारी, कुकिंग, ड्रेसिंग, सब कुछ एक सटीक मशीन की तरह काम कर रहा था। बिना किसी रुकावट के जो प्रक्रियाएं मैंने स्थापित की थीं, वे उनका सबसे प्रभावी हथियार बन चुकी थीं। एक भी लापरवाही नहीं थी। टेबल 3 एक घरेलू विशेषता वाला ब्रेड पोर्क और एक बैंगन पुलाव। टेबल 5 एक क्रिस्पी टोफू और एक कटी हुई तली हुई पत्ता गोभी। प्रस्तुति का ध्यान रखें। जुआंग की आवाज़ शांत और आश्वस्त थी। व्यंजन जो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट दिख रहे थे तेजी से काउंटर पर भेजे जा रहे थे और फिर यूनिफॉर्म पहने वेटर्स द्वारा प्रत्येक टेबल पर पहुंचाए जा रहे थे। मैं हॉल में घूम रहा था, ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देख रहा था और उनकी टिप्पणियां सुन रहा था। माहौल वास्तव में बहुत खूबसूरत है ना? इसके अलावा रसोई को इतना साफ देखकर खाना खाने में आत्मविश्वास आता है। ग्राहकों की तारीफें लगातार आ रही थीं। उद्घाटन के पहले ही दिन से नए रेस्टोरेंट में टेबल खाली होने की दर अविश्वसनीय रूप से उच्च थी। आखिरी ग्राहकों को विदा करने के बाद सभी कर्मचारी पूरी तरह से थक चुके थे, अपनी कुर्सियों पर ढह गए थे, लेकिन हर किसी का चेहरा उत्साह और गर्व से चमक रहा था। अकाउंटिंग विभाग ने मुझे पहले दिन का टर्नओवर बताया। यह आंकड़ा हुमेल सड़क के पुराने रेस्टोरेंट के लगभग एक महीने के राजस्व के बराबर था। मैं विशेष रूप से संतुष्ट था। एक बार जब उद्घाटन का पहला महत्वपूर्ण हफ्ता बीत गया, मैंने शैंगडोंग रेस्टोरेंट का पूरा दैनिक प्रबंधन जुआंग को सौंप दिया। जहां तक मेरी बात थी, मैं हुमेल सड़क के पुराने रेस्टोरेंट में वापस आ गया। बॉस हुई, आप वापस आ गए। जब यहाँ कोई न हो तो मुझे भाई बुलाते रहो, यह ठीक रहेगा। चियोलिन ने साफ आवाज में जवाब दिया। उसका चेहरा एक बड़ी मुस्कान से चमक रहा था। मैंने इस महीने के खाते तैयार कर लिए हैं। इस पर एक नज़र डालिए। बहुत बढ़िया काम किया। इस महीने का टर्नओवर पिछले महीने की तुलना में और बढ़ गया है। बेशक यह इसलिए है क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। दोपहर में सभी ग्राहकों के चले जाने के बाद मैंने सी हाओलिन को पीछे की रसोई में बुलाया। मैंने एक दस्तावेज निकाला और उसे सौंप दिया। इसे देखो। चाओलिन ने दस्तावेज लिया और उलझन में पूछा, भाई यह क्या है? आज से इस पुराने रेस्टोरेंट में 70 हिस्सा मेरा होगा और 30 पैसे तुम्हारा। तुम अब केवल इस रेस्टोरेंट की मैनेजर नहीं हो, तुम इसकी स्वामियों में से एक भी हो। साल के अंत में मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से के अनुसार लाभांश डिविडेंड दूंगा। भाई, यह बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तुम इसके हकदार हो। यह रेस्टोरेंट हमारी जड़ें हैं। तुमने इन्हें सुरक्षित रखने में मेरी मदद की है। तुम्हारे बिना ये परिवार के इस छोटे से बिस्ट्रो का न तो कोई वर्तमान होता और न ही कोई भविष्य। यह 30 पट हिस्सा पूरी तरह से तुम्हारा अधिकार है। चाओलिन की आंखें आखिरकार आंसुओं से भर आईं। उसने और मना नहीं किया। उसने बस अपनी छाती से दस्तावेज को कीमती ढंग से सटाते हुए जोर से सिर हिलाया। शेंगडोंग के नए रेस्टोरेंट में वापस आने पर मैंने मैथ्रमा और पड़ोस के कुछ अन्य पड़ोसियों को रेस्टोरेंट में बैठकर मेरा इंतजार करते पाया। वे एक विशाल लकड़ी की तख्ती लेकर आए थे। तख्ते पर युआनशिन के एक प्रसिद्ध कलाकार द्वारा सुलेख कैलीग्राफी में 4 बड़े अक्षर लिखे गए थे। इस भारी तख्ती को देखकर और अपने इतने सरल और दयालु पड़ोसियों को पाकर मेरा दिल एक अकथनीय भावना से भर गया। यह सारी मेहनत पूरी तरह से सार्थक थी। 2 साल बाद नए साल की पूर्व संध्या पर, जैसा कि परंपरा रही है, ये परिवार का यह छोटा बिस्ट्रो 7 दिनों की छुट्टियों के लिए बंद हो रहा था। शैंगडोंग का नया रेस्टोरेंट पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन हुमेल सड़क का यह पुराना रेस्टोरेंट उस शाम विशेष रूप से जीवंत था। मैंने नए साल का जश्न एक साथ मनाने के लिए उसी स्थान पर सभी प्रमुख कर्मचारियों को इकट्ठा किया था जहां हमारा सपना शुरू हुआ था। लंबी मेज शानदार व्यंजनों से भरी पड़ी थी। चियोलिन अब पूरी तरह से एक समझदार और सक्षम बॉस के रूप में बदल चुकी थी, लेकिन इस समय वह एक छोटी बच्ची की तरह थी, जो उत्साह के साथ उन लाल लिफाफों को बांट रही थी जो मैंने सबके लिए तैयार किए थे।
जुआंग भी इस बार पूरी तरह से शांत और तनाव मुक्त थे। वे सबके साथ मजाक कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और वे भरपूर मजा ले रहे थे। हर कोई एक घेरे में बैठा पिछले साल की सफलताओं पर चर्चा कर रहा था और नए साल के लिए अपनी उम्मीदें साझा कर रहा था। माहौल अवर्णनीय रूप से गर्मजोशी से भरा था। 2 साल में यह परिवार का यह छोटा सा बिस्ट्रो एक छोटे से नाम से बढ़कर कैटरिंग के एक छोटे साम्राज्य में बदल चुका था। हुमैल सड़क के मुख्य रेस्टोरेंट और एस हैंगडोंग के फ्लैगशिप रेस्टोरेंट के अलावा चंगन और चनी में हमारी तीसरी और चौथी शाखाएं भी पूरी तरह से लॉन्च हो चुकी थी। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और मेरी रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कंपनी फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज और मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल्स की एक टीम के साथ विशाल और चमकदार ऑफिसों में शिफ्ट हो चुकी थी। अब मैं वह व्यक्ति नहीं था जो पहले अकेले संघर्ष करता था। मैं एक छोटे से उद्यमी से, जो कभी किराए के बोझ तले दबा जा रहा था, एक ऐसे युवा रेस्टोरेंट टाइकून में बदल चुका था जिसकी संपत्ति मिलियनों में थी और जिसके इंटरव्यू के लिए स्थानीय मीडिया आपस में प्रतिस्पर्धा करता था। भाई आई, अगले साल के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अब राष्ट्रीय बाजार को लक्षित करने का समय आ गया है? कैटरिंग बिजनेस एक अच्छा सूप बनाने जैसा है। सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है अधीर होना। अगले साल हमारा मुख्य मिशन हमारे गुणवत्ता नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए एक सेंट्रल किचन का निर्माण करना होगा। जितनी मजबूत नींव होगी, हम उतना ही ऊंचा निर्माण कर पाएंगे। आइए सब मिलकर भाई वाई के लिए एक टोस्ट पेश करते हैं। उनके बिना हम आज यहाँ नहीं होते। नया साल मुबारक हो भाई वाई, और हमारे परिवार के बिस्ट्रो की लंबी उम्र हो। हर कोई अपना ग्लास उठाकर खड़ा हो गया। उनके सच्चे और जीवन चेहरों को देखकर मेरा दिल गर्मजोशी से भर गया। यह दावत देर रात को समाप्त हुई। मैंने उन सहकर्मियों को सुरक्षित रूप से घर पहुंचाने के लिए ड्राइवर का प्रबंध किया जिन्होंने ड्रिंक की थी, लेकिन मैं खुद वहीं रुक गया। मैं खिड़की के पास गया, उसे खोला और ठीक उसी समय नए साल की घंटियां बजने लगीं। दूर रात के आसमान में एक के बाद एक शानदार आतिशबाजी के नज़ारे बिखरने लगे, जिससे पूरा शहर दिन के उजाले की तरह रोशन हो गया। मेरी नज़र सड़क पार करके सामने वाले होटल पर टिक गई। वह त्योहार की रोशनी के बीच शांत और आधुनिक रूप में खड़ा था। वहां बहुत पहले से ही फांदे का कोई नामो निशान नहीं बचा था। मानो वह व्यक्ति और वह सारा पुराना संघर्ष कभी अस्तित्व में ही नहीं था। 3 साल पहले मैं यहाँ प्रति माह 5,000 के किराए की बढ़ोतरी से चिंतित था। मकान मालिक द्वारा एक कोने में धकेला जा रहा था। 3 साल बाद मैं उसी स्थान पर खड़ा हूँ, 4 फलते फूलते रेस्टोरेंट्स और एक तेजी से बढ़ती कैटरिंग कंपनी का नेतृत्व कर रहा हूँ। जिसने मुझे इस सब से उबरने में मदद की, वह न तो नफरत थी और न ही कोई कड़वाहट। यह वास्तविक स्वाद के प्रति मेरा लगाव और मेरी ईमानदारी पर टिके रहने की मेरी जिद थी। और इसके साथ ही जीवन के प्रति वह प्यार जो कभी नहीं बुझा, सबसे कठिन दौर में भी नहीं। खिड़की से आतिशबाजी को देखते हुए मेरे होठों पर एक मुस्कान बिखर गई और मेरा दिल पूर्णता और खुशी की भावना से भर गया।